हम चर्चा कर रहे हैं कि बंटवारे की सियासत इस देश में, खास करके इस चुनाव में इस वक्त कौन कर रहा है। भाजपा कांग्रेस पे और कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है बांटने का। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी, आपको हमने बताया, हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र जी, ये जो सियासत इस वक्त है देश में, आपने नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि हारना पसंद करूंगा लेकिन धर्म के आधार पर मैं वोट नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी का भी आपने बयान आज सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए भाजपा जो है देश को बांट रही है, वो भी कैसे, जैसे अंग्रेज बांट के गए। अब ये राहुल गांधी ने यह तो स्पष्ट नहीं किया है कि अंग्रेज किस तरह से बांट रहा था, हालांकि हम हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। हम आप कह सकते हैं कि उनकी क्या समझ मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में जैसे बांट के उसी तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं कि मैं धर्म के आधार पर नहीं वोट मांगूंगा या धर्म के आधार पर किसी समुदाय को संबोधित करते हुए मैं वोट नहीं मांगूंगा। मैं सुन रहा था, से पूछ रहा था कोई कि मुस्लिम की जो चिंता है उसको आप कैसे दूर करेंगे, तो बोले कि भाई देखो, मैं किसी को धर्म के आधार पर मैं संबोधित करते हुए मैं वोट नहीं मांगूंगा। मैं 125 करोड़ लोगों को संबोधित करता हूं और उनसे मैं सीधे, गुजरात में भी मैंने यही किया और देश में भी यही कहूँगा कि खंड खंड करके लोगों को अलग अलग समुदाय के रूप में बांट कर। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या? अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो अवधेश जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं कि वो लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में, मुसलमानों में, अल्पसंख्यक समुदाय में ही मुसलमानों में। पता नहीं क्यों लोग जब अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय और भी लोग हैं। जब कोई अल्पसंख्यक बोले, और अब ये एक बात और पता नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम को लोग को सेकुलर वोट क्यों कहते हैं। मैं तो सुनता था कि लालू यादव बोलते थे मुसलमानों को सेकुलर वोट, सोनिया गांधी ने भी बोला सेकुलर वोटों को, मुसलमानों को संबोधित करते हुए जी कह रही थी कि सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जी, मतलब है कि मुसलमान सेकुलर वोट हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं, मैं हिंदू नहीं बोलता हूँ, मैं सारे नॉन मुस्लिम बोलता हूँ, सब कम्युनल वोट हो गए। तो ये जो इनके जो शब्दकोश है, कुछ शब्दों का भारी दुरुपयोग हो रहा है। सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल जस्टिस का दुरुपयोग हो रहा है, समाजवाद का दुरुपयोग हो रहा है। ये सब जो शब्द है ना, एब्यूज्ड वर्ड्स हैं। इन लोगों को इतना एब्यूज किया है राजनीतिज्ञों ने कि अब कोई बोलता है इसके बारे में तो पहला तो अविश्वास होता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। यही कारण है कि अभी भी, पहले भी सेकुलरिज्म के बारे में बोल रहे थे 20 साल पहले भी लोग, तो उसमें लोग सुनने को तैयार थे, लेकिन इसका इतना ज्यादा मिसयूज किया है, इसको इतना एब्यूज किया है इन शब्दों को कि अब बोलने वाला को खुद लगता है कि क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, क्या ये जो बोल रहा है। अब मुलायम सिंह यादव सेकुलरिज्म की बात करें, जो कि खुद जातिवादी राजनीति करते हैं, भाई सेकुलरिज्म और कास्टिज्म में दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कास्ट सेंटिमेंट्स डाल करके उसका वोट आप खींचते हैं, कम्युनल सेंटिमेंट्स डाल करके उसका वोट खींचते हैं। तो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म एक ही चीज है। अगर आप एक कम्युनिटी को आप कास्ट मान लीजिए, जैसे कि इस्लाम है, मुसलमान को एक कास्ट मान लीजिए, तो वो कास्टिज्म है। सिख को अगर एक कास्ट के रूप में मान लीजिए, या अगर जातियों को अगर कम्युनिटी मान लीजिए, यादव को कम्युनिटी मान लीजिए, तो यादववाद क्या संप्रदायवाद हो गया। तो ये सांप्रदायिकता और जातिवाद में कोई फर्क नहीं है। तो एक जातिवादी नेता अभी अगर कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की बात करे तो उसको लोग नहीं महत्व देगा। फिर इस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष का जो भाषण है या नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, इसको लोग कैसे देखेंगे? अब नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, उनके कहने का वे तो खैर वो एक प्लेन शब्द में बोल रहे हैं, साफ लग रहा है कि, लेकिन वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी बोल रहे हैं। उनका कॉन्टेक्स्ट सेम है, बोलने का तरीका अलग है। इलियास मलिक साहब जी, किसको यकीन करेंगे लोग? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो आज बहस है जी, इसमें एक चीज और देखने वाली है, और जब तक मैं समझता हूं कि उसको नहीं देखेंगे आप, तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। वो ये कि एक तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन में पूरी आज़ादी है हर आदमी को अपनी बात कहने की। फिर हमारे देश में दो बड़ी पार्टीज जो नेशनल लेवल पर हैं, उसमें एक कांग्रेस है, दूसरी भाजपा है जी। बाकी जो पार्टीज हैं वो सारी की सारी रीजनल पार्टीज हैं। तो अब ऐसी सूरत में दोनों एक अच्छा, जो दो अलायंस हैं एनडीए और यूपीए, एक पार्टी जो है वो यूपीए को लीड कर रही है, दूसरी पार्टी एनडीए को लीड कर रही है। फिर इसके अलावा एक और चीज है कि हमारे इस देश में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं। हर पार्टी जो है वो ये अपने
वोट, अब वोट बैंक आप कहें चाहे ना कहें, लोग कहें हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर, राहुल गांधी किसको एड्रेस कर रहे थे? लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी और मोदी किसको एड्रेस कर रहे हैं? जो बात कह रहे हैं ऐसा है कि सब अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। वोट बैंक, वो जिसको समझते हैं, देखिए वो जिसको समझते हैं कि किस वोट बैंक को ये कह रहे हैं जी, वो हमें वोट देगा, वो उसके लिए वो उसी हिसाब से जितने लीडर हैं वो भाषा बोलते हैं। आप अगर देखिए बहुत सारी बातों पर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने उनको अपने जो उनके वोट देने वाले लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। अब बात जब आप लाते हैं अल्पसंख्यक की, तो देखिए अल्पसंख्यक में ये बात सही है कि बहुत, जैसे अभी कहा कि बहुत सारे कम्युनिटीज जो हैं वो अल्पसंख्यक में आती हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। सब मुद्दा पे बात उसमें, लेकिन उसमें मेनली जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो एक नजर जाती है मुसलमानों पर। अच्छा, जहां तक आप सेकुलर की बात कर रहे हैं, सेकुलर की बात इसलिए होती है कि हिंदू और मुसलमान का बंटवारा कौन कर रहा है, ये सवाल है। बंटवारा नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मुसलमान तो अपने किसी एक को वोट आज तक, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान को बांट करके जैसे अंग्रेज बांट देते वो उसी तरह से बांट रहे हैं। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई। अभी पिछले दिनों टोपी पर और किस किस चीज पर बहस हुई और हो ही रही है। लेकिन अगर आप देखें कि मुस्लिम समुदाय जो है वो किसी एक पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, वो अगर आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें वो अपने वोट को बहुत सारे पार्टीज को, जिनको ये समझता है कि उसके। चलिए इलियास मलिक साहब, आपके पास हम लौट के आएंगे। आपको हम कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के उस बयान को आपको हम दिखाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता है। जब भी हर धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं, हिंदुस्तान को शक्ति मिलती है। और कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो लोगों को तोड़ता है। अंग्रेजों ने पहला काम क्या किया था, आप याद रखिए, अंग्रेजों ने पहला काम हिंदुस्तान में क्या किया? हिंदू को मुसलमान ने लड़ाया, पहला काम उन्होंने किया। और अगर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, 300 साल राज किया, तो इसी के बल पर राज किया। जागते रहते थे, हिंदू मुसलमान को एक से दूसरे से लड़ाते थे, और इस प्रकार इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। कांग्रेस पार्टी भूगोल की लोगों को जोड़ती, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को। मैं इस बात को कभी नहीं करूंगा। मैं न हिंदू को कुछ कहूंगा, न मैं मुसलमान को कुछ कहूंगा। मैं मेरे देश के 125 करोड़ भाइयों बहनों से कहूंगा, अगर उनको मेरी बात जचे तो मेरे सर आंखों पर, उनको न जचे तो मेरी बात के लिए इंतजार करें। मैं ये तोड़ने वाली राजनीति का शिकार होना नहीं चाहता हूं। मैं चुनाव हार जाऊं मुझे मंजूर है, मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊं मुझे मंजूर है। जैन साहब, ये दो बातें हैं जी, और चुनाव 2014 जी, हम कहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं जी। और थोड़ा सा मैं इतिहास में आप लेके जाऊं, क्योंकि उन्होंने, राहुल ने कहा है कि अंग्रेजों की तरह, तो वो अंग्रेजों की कौन सी नीति थी जो हमको बांटती थी, जिसकी तुलना वो मोदी से कर रहे हैं। अगर हम देखें 1910 से लेकर के 1930-35 तक की भारतीय नीति में अंग्रेजों की देखें तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। लॉर्ड वेल्जली थे और लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने सबसे पहले इस नीति को लागू किया। यहाँ पर फूट डालो और शासन करो, हिंदी में हम लोग ये कह सकते हैं। क्या फूट डालो और शासन करो? कि अलग अलग जातियों को यहाँ पर बांट दो, इन्हें एक ना होने दो और अपना शासन चलाओ। उसकी तुलना इन्होंने आज मोदी के उस वक्तव्य से की। अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इसको मैं देखता हूं, बड़ी हैरानी की बात है, और मैं इस बात को अच्छा भी मानता हूं कि मुझे पिछले दिनों आरएसएस की ओर से और भाजपा की ओर से किसी भी व्यक्ति का एक भी मत, वक्तव्य, उनकी बातचीत कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो मुस्लिम विरोधी जा रहा है या अन्य जातिगत विरोधों को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे इस समय आरएसएस बिल्कुल चुप है। कोई भी स्टेटमेंट उनकी ओर से कुछ ऐसा नहीं आ रहा जिसको हम लोग ये कह सकें कि भाई बीजेपी और आरएसएस जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं।
इस बात को लेकर के कांग्रेस बहुत चिंतित है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि कहीं से कोई भाजपा का एक भी नेता, मुझे आप किसी एक का वक्तव्य दिखा दीजिए जिसने मंदिर का इशू उठाया हो। ये नहीं कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, मैंने ये आंकड़ा मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। गिरिराज सिंह सुनिएगा, गिरिराज सिंह का एक बयान है जी, जी, उन्होंने रांची में दिया है जी कि मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस देखिए ये क्या बयान है? ये मैं बिल्कुल मैं उसके पक्ष में, खैर मैं प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं इसकी वो कह वरिष्ठ नेता है बीजेपी के बिहार का भाव मैं आपको बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर सबको मिलजुल के रहना है। इसका भाव ये है 125 करोड़ यही सवाल रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को स्वयं को ये मान के चल रहे हैं कि नहीं भाई हम तो यहां रह ही नहीं सकते, तो जाओ। बताइए, ये बहुत एक हल्की फुल्की सी बात कही गई है, इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हम और वक्तव्यों को देखें। देखिए कल का जो मोदी का इंटरव्यू है या पिछले आज जो राहुल का बयान है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी अंग्रेजों के तर्ज पे भारत के लोग हैं उसको बांटती है, लड़ाती है। जी मुझे आपने मेरी बात पूरी नहीं करने दी जी, सॉरी। अगर आप मुझे 2 मिनट बिना टोके बोलने दें तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप समझेंगे जी, क्योंकि राहुल वहीं पढ़े हैं जहां पर मैं पढ़ाता हूं, तो हमारे हाथ से ऐसे बच्चे निकले हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बातों को कहते हैं जी। दूसरी बात कि इस समय कांग्रेस साम दाम दंड भेद चारों की नीतियां अपना रही है। ये भेद की कैटेगरी है कि जो डाल रही है। अगली बात, जो युवा वोटर है, आप मान के चलें जो मुस्लिम युवा वोटर भी है, आप जामिया भी चले जाइए, आज अगर यहाँ कोई बीजेपी का कोई लीडर, आप मैं पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिरोज भाई के साथ गया था, आप जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह। हम वहां पर गए तो ऐसा नहीं है कि वहां पर भी कोई बीजेपी का या उन लोगों का समर्थक ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आज का युवा वोटर, और कांग्रेस को यह सबसे बड़ा दुख है कि युवा वोटर जो है वो उससे छिटक गया है। वो ये देख रहा है कि भाई बीजेपी है और एसपी के आजम वो विरोध में खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस वो विरोध में, बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम विरोधी सुर सुनाई नहीं दे रहा। इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है। वो चाहती है कि किसी तरीके से इनका कोई भी लीडर एक बार मुस्लिम विरोधी या मुस्लिमों के अगेंस्ट जिसको वो इस्तेमाल कर सके ऐसी बात कह दें। और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम 125 करोड़ मुस्लिमों के लिए, भारतवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे। इसमें क्या बुरी बात है, मुझे समझ में नहीं आता। गुजरात का परिप्रेक्ष्य देखें, 7% वहां पर मुस्लिम हैं। ये तो मोदी कह रहे हैं, बीजेपी को ये मोदी कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार एक नहीं कई लोग, जी मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, उनका उकसाने का काम हो रहा है। वो तो जो इस समय मतदाता है, जो मतदाता है जिनको वोट डालना है 311 सीटों पे, और जी उनके सामने जो चुनौती है, उनको कोई चुनौती नहीं है। सब लोग आराम से हंस रहे हैं और देख रहे हैं कि राहुल इस समय क्या कह रहे हैं, वो खूब हंस रहे हैं, देख रहे हैं। सब लोग समझ चुके हैं। उनकी माताजी सोनिया जी को वहां जाना पड़ा, उनकी क्या हिम्मत है, वो सब देख रहे हैं। देखिए, भारत के मतदाता को मैं निजी तौर पर इतना विवेकशील नहीं मानता हूं। अगर मतदाता इतने विवेकशील होते तो इस समय राजनीति में जो प्रहसनकर्ता हमारे देश में है, विभाजनकारी शक्तियां जगह जगह जीत रही हैं, वो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये मानना कि राहुल के वक्तव्य का असर नहीं होगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं होगा सर। राहुल इतना सीरियसली कोई ले ही नहीं रहा है। असर में रटाया कोई उसको लिख करके दे देते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ भी असर नहीं होगा। आपकी मैंने बांटा है, आप ये देखें ना, नहीं बांट तो कोई भी नहीं रहा, कांग्रेस भी नहीं बांट रही, मान्यता कांग्रेस भी नहीं बांट रही इसको। चुनाव कवर कर चुके हैं ना, 2500 चुनाव कवर करके आप जिस ढंग से कह रहे हैं आप समझदार है, नरेंद्र मोदी आपको मतदाता मूर्ख हम एक मूर्ख की बातों को तवज्जो दे रहे हैं। ये राहुल गांधी को आप इतनी तवज्जो दे रहे जिसका कहीं पर नहीं बात आ रही। नरेंद्र मोदी के शब्द में कहीं कमी नहीं है। 125 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप ये देखिए, भारत के मतदाताओं के अंदर विभाजन का भेद पैदा करना हमेशा आसान रहा है। बहुत बड़ा वर्ग भले नहीं होता है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, और उसके आधार पर वोट पड़ते रहे हैं। विभाजन का ही सत्य है। पहली बात बोलने दीजिए, असली विभाजन की समस्या है। उपेंद्र जी सर आपके पास आते हैं, अवधेश जी कहना क्या चाहते हैं सुनिए। उस प्रकार से इसीलिए देखिए, इस भारत में कुछ तो कमिटेड वोटर है जो बाएं दाएं नहीं जा सकते हैं, कुछ वोटर है जो समय के अनुसार बदलते हैं, जो आकर्षित है वो जाते हैं। ये मानना कि ये इसके का असर नहीं होगा, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। हाँ,
लेकिन जो विवेकशील लोग हैं भारी संख्या में, वो ये जानते हैं कि इस देश में फूट डालने का काम किसने किया है। आजादी के बाद देखिए किसने किया, वाले को किसने खड़ा किया इस देश में, उल्फा आज किसका खड़ा किया हुआ है जगह जगह। ऐसे अनेक नेताओं को कांग्रेस ने खड़ा किया जिन्होंने देश में विभाजन की बात की समर्थन किया। जगजीत सिंह चौहान कांग्रेस के राज में ही भारत में आया, आराम से अपनी जगह रहा है। इसलिए अब सवाल यह है कि ये हमारा पत्रकारों का, ये दूसरे दलों का ये काम है मतदाताओं के सामने जाके बताना कि असली विभाजनकारी शक्तियां कौन है। क्योंकि भय का मनोविज्ञान इस समय नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश में पैदा करने की संपूर्ण कोशिश है। साजिश है। तो आप ये कह रहे हैं उपन जी, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि इन चीजों का असर होता है और मीडिया को या जो विवेकशील जो भी सोचने वाले लोग हैं, देखिए असर तभी होता है जी जबकि जमीन उस असर के लिए उपजाऊ हो। तो ये बोलने वाले का दोष नहीं है। अगर जमीन उपजाऊ हो, अगर जमीन उपजाऊ नहीं है भारत में, वो नहीं तो वो नहीं है सर। इस समय जमीन कुछ और ही है, जमीन कुछ और है। स्थिति में जा रही है। यानी ऐसी स्टेटमेंट देके ना आम आदमी, मैं देखता हूं अपने बच्चों को जो युवा हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं सर राहुल को रोको कि वो ऐसी बातें ना करे, जितने वोट मिलने उतने वोट भी उसको नहीं मिले। राहुल को भी, राहुल गांधी नहीं है, जैन साहब आपको समझने की कोशिश करें। समय मोदी राहुल के भी रणनीतिकार है, वही बात भी सूचनाएं उनको कौन ऐसी बातें कहने के लिए जैन साहब नहीं मुसलमान को वोट बैंक मान के कांग्रेस चलती रही है। अब देश की सोच रहे हैं, जातिवाद का समय अब नहीं। समझदारी थी अगर मायावती को उन्होंने जितवाया थी, उनकी समझदारी थी। लालू को जितवाया थी, उनकी समझदारी थी। जनता का हो ही नहीं सकता था। उपेंद्र जी, जैन साहब से और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जी, लगातार देश के हर कोने में, हर राज्य में जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के सभाएं हो रही है, लोग आ रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं अपने तरीके से। उनकी भी सियासी रणनीति है, वो भी सत्ता में 10 साल रह चुके हैं और 2014 में भी जीतना चाहते हैं। और इस तरह के बयान देने के पीछे सिर्फ कोई मकसद ना हो, कोई सोच ना हो, कोई समझ नहीं हो, कोई सियासी चाल ना हो, वो सब कुछ इसको स्वीकार करना स्वाभाविक है। दिलीप जी, मैं बोलूं या किससे? दोनों लोगों को देखिए, वो अपनी जो नियत के अनुसार वो कर रहे हैं, उनका पूरा एक टारगेट है, उनकी अपनी समझ है, उसी समझ के अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उस तरह की राजनीति के दिन अब ढल चुके हैं, अब वो राजनीति नहीं चलेगी। अगर मुलायम सिंह यादव सोशल जस्टिस की बात करें, लालू यादव सोशल जस्टिस की बात करें, मुलायम सिंह यादव समाजवाद की बात करें, तो लोग कहेगा कि ये आदमी या तो खुद पागल है, हमको पागल समझ रहा है। पूरे खानदान को भर दिया है, 5-5, 6-6 को राज्यसभा में भेज दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, और समाजवाद की बात कर रहा है। लालू यादव सोशल जस्टिस की बात करेगा तो कहेगा भाई आदमी एक ही जात को पूरा भर दिया, क्रिमिनल। जैन साहब से सवाल कोई अपील नहीं से ज्यादा सपोर्ट लालू यादव नहीं है, उनका जो सपोर्ट कंफर्म हो गया बात करेगा। इस बारे में ना एक मैं जुमला इस्तेमाल करता हूं अक्सर जी, कि बुद्धि को बैक गियर लग जाना। जैसे गाड़ी में हम लोग बैक गियर लगाते हैं, तो कांग्रेस इस समय बैक गियर में है। इस देश की सियासत में मतदाताओं को आप बैक गियर में बुद्धि लगा करके जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? किसी और प्रसंग में यह बात कह रहा हूं जी, मैं राहुल के स्टेटमेंट में यह बात कह रहा हूं। बिल्कुल असल में वो 10 साल पहले के गियर में चले गई है गाड़ी। क्या चली गई है गाड़ी कि जिस तरीके से हम वर्गों के अंदर विभाजन करके वोट ले लिया करते थे, शायद वही पुड़िया जो वैद्य जी ने दी है वो निकल करके हम लोग आ जाएंगे। आप देखिए उसी पुड़िया से बुखारी साहब को लेके आगे आते हैं, उसी पुड़िया से इसलिए पूछो बुखारी को। सवाल है आज की तारीख में बुखारी को दिल्ली में किसने घास डाली है? अच्छा, सब जानते हैं बुखारी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनके कहने से 10 वोट भी पड़ जाते होंगे। नंदकिशोर जी के पास आने से पहले इलियास मलिक साहब है, आपको क्या लगता है इलियास मलिक साहब कि जब ये कहते हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेज की तरह लड़वा के राज हासिल करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है, इसका असर नहीं होगा?
नहीं, देखिए ऐसा है, अभी जो बात हो रही थी जी, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा वोटर जो है वो बहुत समझदार है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रम भी पैदा होता है। इस बात को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि परसेंटेज उतनी नहीं होगी, और उसकी वजह जो है उसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, जो मीडिया वाले, क्योंकि आज गांव-गांव टेलीविजन मौजूद है, लोग हर चीज देख रहे हैं, सबके भाषण सुन रहे हैं, सारी खबरें देख रहे हैं, सारे डिस्कशन देख रहे हैं, लोग खुद समझ गए हैं, और लोग जो है वो एजुकेटेड हैं, वो अपना फैसला कर। आपसे एक सवाल पूछता हूं, बरपेटा आसाम में है, यही सवाल पूछता हूं, बरपेटा इलियास साहब जी, बरपेटा आसाम में, वहां पे मुस्लिम वोटर की संख्या है, अच्छे तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को या देश को या आम भारतीय को बांटती है, आपको क्या लगता है वहां मुसलमान में या अन्य जो अल्पसंख्यक है या और कोई जो है उस पर असर नहीं होगा? नहीं, देखिए वहां पर आसाम की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए कि वहां ऑलरेडी यूडीएफ एयूडीएफ भी मौजूद है। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाजपा को, अगर आसाम को एड्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ भाजपा नहीं है वहां पर दूसरी पार्टियां भी हैं। नहीं, इसके साथ ये भी तो है, आप ये देखिए, सिर्फ उसी को देख लेना और उस पर फैसला कर लेना, ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, वरना सही रिजल्ट निकलेगा इससे। जी, मैं एक सवाल किशोर जी, आप ये देखें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी के साथ जितने भी अन्य दल हैं जो एनडीए में नहीं इस वक्त, उनके निशाने पे भी नरेंद्र मोदी और भाजपा है। नेचुरल है, स्वाभाविक है। और ये जो भाषण होते हैं, इस भाषण की सियासी रणनीति को अगर देखा जाए तो क्या ये नहीं हो सकता है कि उन तमाम जो विरोधी है एनडीए और बीजेपी के, उसको भी इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हो? जी, वो तो सारी की सारी एक ही टेक्टिक्स है उनकी, कि टेक्टिकल वोटिंग कराकर जी अल्टीमेटली बीजेपी के सामने कौन प्रभावी कैंडिडेट है जो मुकाबला कर सकता है। ये सारी रणनीति सारी पार्टियों की है कि मुस्लिम वोटों को इस लेवल पे ले आओ कि जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट दे दें, चाहे वो यूडीएफ को दे दें, समाजवादी को दे दें, बसपा को दे दें, ये समझ चुका मुसलमान भी। मेरा मानना है कि बुखारी साहब मेरे एरिया में आकर, शकूरपुर में 3000 मुसलमान वोट है, बुखारी साहब यदि 100 लोगों को इकट्ठा करके दिखा दे और मैं 500 को करके दिखा देता हूं, वोट किसको देंगे वो अलग बात है। आज बुखारी साहब और ये जितने साहब हैं ना, ये अपने फतवे जारी करके अपने आप को बिकते हैं हर चुनाव में, सबको मालूम है, इनका कोई असर नहीं। हाँ, पर अभी मुसलमान के मन में बीजेपी के प्रति दुराव है, वो हम धीरे धीरे दूर कर पाएंगे, साथ आएंगे, साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे समझ में आती है। व्यक्तिगत तौर पे वो एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, पर एज ए होल उनके दिमाग में एक भर रखा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने की, दिलीप जी, भारत जैन साहब नहीं, भारत की सियासत में विभाजनकारी लोगों ने लखनऊ से शुरू किया था पाकिस्तान की। मैं आपको एक उदाहरण, और वो वहीं बैठे रह गए, और पाकिस्तान में जो लोग गए जी या जो नहीं जाना चाहते थे, जो गए तो वो रो रहे हैं, जो वहां ओरिजिनल थे वो आज भी आपके सहयोगी है शिवसेना, हाँ वहां पे उनकी सियासत महाराष्ट्र में, शिवसेना की अपनी सियासत, विभाजनकारी शक्ति कैसे काम करती है। आज मनसे के प्रमुख है राज ठाकरे, वो लगातार नरेंद्र मोदी को समर्थन तो दे रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है वो भी आप जानते हैं। मुंबई से बहुत लोग व्यक्तिगत तौर पर आप जो बात कह रहे हैं, अब मैं उपेंद्र जी से और जैन साहब से ये बात कहना चाहता हूं, आज चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मनसे हो, चाहे शिवसेना हो, मैं इस तरह की बात आप कह रहे हैं, मेरी भी सुन ले जी। हमारे साथ मुलायम सिंह सरकार में रह चुका है, मायावती रह चुकी है हमारे साथ, नहीं सीपीएम रह, आज कौन सी पार्टी है जो हमें बताने वाले हैं हमारे से लाभ नहीं उठा, हमारे साथ हमारे साथ सरकार में ना रहे, देश की सेक्युलरिज्म इज अनडिफाइंड टर्म, जिसको इतना बांटने का ही हथकंडा बन गया इस देश में। अब लोग जैन साहब कह रहे हैं, और ये किसके आगे निकल चुके हैं, मुस्लिम के हित में नहीं है, 14-15% लोगों के भी हित में नहीं है कि वो इन लोगों के बात आप जानते हैं। शुरू हो गई जैन साहब, क्या लोगों को बांटने की सियासत, आप कह रहे हैं कि 2014 बहुत अलग है, क्या अलग है? क्या इस बयान से फर्दर जो वोटर है वो पोलराइज नहीं होंगे या नहीं होते हैं? क्या आज मन से जो बात करी उससे पोलराइज नहीं होता है? राज ठाकरे पोलराइज नहीं करते हैं, किस आधार पर मराठी नॉन मराठी पे पोलराइज करते हैं? तो ये जो पोलराइज करने वाली शक्तियां हैं, जो बांटती है,
उसका आधार क्या है? दिलीप जी, ये जो आप मनसे को बीच में ला रहे हैं, तमाम चीजें हैं। चलिए नहीं, 4 दिन से मनसे को हर टीवी में बिठा दिया, उसके इंटरव्यू आ रहे हैं जगह जगह, आप देख उसका पूरे देश में रेलेवेंस क्या है, टेलीविजन में बिठा भाई। अच्छा, मुझे लग रहा है कि 11-12 सीटों पे तो कुल मिला के वो लड़ ही रहे हैं, ज्यादा सीटें तो क्या है, उसको हीरो बना, उसकी रिलेवेंस नहीं है, और कभी भी वो रेलेवेंस आज जब आप नहीं आप जब एक पिछली बार मुंबई में भाजपा शिवसेना एक सीट नहीं जीती। अगर आप मनसे का वोट बन गया। प्रमोट किया जैन साहब। देखिए क्षेत्रीय पिछले दिनों एक तो ना 2 परिप्रेक्ष्य मान के चले, ये तो 2014 है, 2014 है, पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सा पानी बह चुका है, बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज अगर शिवसेना, जबकि बाल ठाकरे वहां पर नहीं है, उनके दोनों सुपुत्र चाचा ताऊ जो भी उनके आपसी संबंध हैं, अगर वो आज खड़े होकर कोई कॉल देते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये अब हमें 2014 के बाद देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां जो सशक्त हुई हैं हमारे इस देश में, अन्य 12-15 राज्यों में, उसके पीछे जातिगत या क्षेत्रीय कारण रहे हैं। मैं जातिगत और क्षेत्रीय कारण कह रहा हूं। जैसे ममता बांटने वाले कारण बिल्कुल है, लेकिन क्या वो आज की तारीख में 2014 में ही ममता इतनी सारी सीटें ले जा पाएंगी? अगर मान लीजिए ममता को पहली सीटों से 40 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर है, अगर मेरा ये मानना है ममता 20, 22, 25 उनको मिल जानी चाहिए, 15 अगर नहीं मिलती हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो वहां का वोटर है जिसने उनको 15 सीटें और नहीं दी, वो जागरूक वोटर है। इसको आप ये ना माने कि पलटा यूं हो जाएगा। एक चीज इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा है, आपने अभी उदाहरण जो दिया जैसे ममता बनर्जी का, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि 40 में से 20 आई कि 22 आई कम हुई। आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछली बार जो उन्होंने लिया था उससे ज्यादा लिया कि कम। चलिए वो अगर आप देखेंगे तब आप जो क्षेत्रीय पार्टियां पहले जो सीट ली थी, जो पहले जो सीटें ली थी, इस बार अगर उतनी सीट रहती हैं या उससे कम होती है, ज्यादा होती है, तब आप कोई फैसला कर सकते हैं। इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं आते की बात पर, इस पर पिछली बार बीजेपी को 1 सीट मिली थी जी, मेरा ये कहना है कि इस बार उसको 2 मिलती हैं। क्या कहते हैं? वो कामयाबी है, मुझे वो कामयाबी देखना सीखें तमिलनाडु में बात नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र जी, इस जो सवाल है आज कि कौन सियासत, बंटवारे की सियासत कौन कर रहा है? क्या बीजेपी बांटने की सियासत नहीं कर रही है? क्या जो आरोप है राहुल गांधी के बिल्कुल निराधार है? क्या कांग्रेस लगातार इस देश में बंटवारे की सियासत नहीं करती आई है? और क्या आज भी इस बंटवारे की सियासत करके ये देश के लाखों करोड़ों मतदाताओं को गुमराह नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक इतिहास है, और पहले ये हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थन बढ़ाने की कोशिश करती रहती थी। ये बहुत सारे चुनाव में उसने किया, ऐसा उसे करना पड़ता था, या उसकी जो अपनी 2014 की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अब करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो विरोधी हैं जी, दूसरी जो पार्टियां हैं वो पार्टी लेसनेस की स्थिति आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि भारत में जो पार्टी सिस्टम में कोलैप्स कर गई है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी टैग लाइन है, देश नहीं बटने दूंगा, समाज नहीं बटने दूंगा। इससे बढ़िया टैग लाइन ये जो बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा अगर आप इसको पॉजिटिव हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देश नहीं बटने, आप दिलीप जी ध्यान रखिए, जैन साहब का बड़ा सकारात्मक, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस अगर इस समय आर्थिक मानक का मुद्दा उठाएगी तो टिकेगी, नहीं टिकेगी। अगर भ्रष्टाचार का मामला होगा टिकेगी, नहीं टिकेगी। लीडरशिप पर मनमोहन सिंह की जैसी दुर्दशा जो है इन 2 किताबों ने की है और बाकी की है, टिकेगी नहीं। तो उसके पास इस समय चारा क्या है? तो ये जो सेकुलर बात का पाखंड है इस देश में, जिसने इस देश में बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, दलालों को जो है मंत्री और सत्ता तक पहुंचा दिया, उसके पास एक अस्त्र बचता है इस समय कि भाजपा से हमको लड़ना है तो हमको विचारधारा को खड़ा करना ही पड़ेगा। और मैं जैन साहब से केवल एक पंक्ति से सहमत हूं कि यह संभव है
नहीं, उपेंद्र जी से ये सहमत है कि चाहे आपने या दोनों में से किसी ने कहा कि ऐसी रणनीति हो कि भाजपा कुछ बोले। अब देखिए, नरेंद्र मोदी का एक बयान आप याद रख रहे हैं, दूसरा नहीं याद रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाहे हार जाऊं लेकिन धर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा एक और कहा कि मैं तुष्टीकरण के भी किसी प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। टोपी हम नहीं पहनते हैं तो हम दिखाने के लिए नहीं पहन सकते हैं। टोपी का कोई अगर उसका अपमान करेगा मुसलमानों की टोपी का तो उससे मैं जरूर लड़ूंगा। बिल्कुल। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव सोच उभर रही है, उसमें राहुल गांधी का इतना चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मतदाता उससे भ्रमित होंगे और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग टैक्टिकल मतदान करेगा, जैसे दिल्ली में ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने एक विकट स्थिति खड़ी है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतदाताओं को बांट के एक बार या किसी भी चाल से, किसी भी तरह से खिसकते हुए जमीन की हताशा, देखिए यही कारण है या वाकई वो देश की जनता को बीजेपी की जो राजनीति, सियासी चाल है, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, सुनाओ। Look at his track record on Muslims. I mean, I think he should not make such statements which are blatantly untrue. I mean, of course I expect him to do nothing better, but at least he should have a conscience before he makes such a statement. छोड़ दो, समझ लो।